myself Pankaj Bamnia and welcome to our YouTube channel PK Science Classes। आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे फॉर आरबीएससी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो आरबीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है क्लास 12th का वो है ठोस अवस्था। तो आज हम ठोस अवस्था से स्टार्ट करते हैं कि लेट्स स्टार्ट। चैप्टर फर्स्ट ठोस अवस्था। वैसे तो आप लोगों ने ठोस अवस्था के बारे में पहले भी पढ़ लिया होगा, तो आज हम कुछ बेसिक्स बात से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पहली होती है ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। उसके अलावा भी 2 अवस्थाएं होती है जिनके बारे में हम मैक्सिमम अपने नेचर में बहुत कम देखते हैं। तो पहले उनकी नॉर्मल सी जो छोटी बेसिक्स बात है उनसे स्टार्ट करते हैं। जैसे एक हमारे पास है ठोस अवस्था, दूसरी हमारे पास द्रव अवस्था है और तीसरी हमारे पास गैस अवस्था है। तो बेसिक बातें इनकी पता होनी चाहिए। जैसे ठोस अवस्था में जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं। ठोस अवस्था में कण क्या होते हैं? पास पास होते हैं। और जो द्रव अवस्था है उसमें कण दूर दूर होते हैं। और जो गैसेस स्टेट यानी गैस अवस्था है हमारी, उसके अंदर कण जो होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। ये हमारी ठोस अवस्था है, ये हमारी द्रव अवस्था है और ये हमारी गैस अवस्था है। ये जो कण है ये कण हो सकते हैं परमाणु हो, अणु हो अथवा आयन हो। जो ठोस होते हैं उसमें कण पास पास होते हैं, द्रव में कण दूर होते हैं और गैस में कण बहुत दूर होते हैं। ठोस के बारे में देखा जाए तो इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता क्योंकि इसे जिस पात्र में डाला जाता है उसी के अनुसार उसका आकार चेंज हो जाता है। तो द्रव का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, लेकिन इसका जो आयतन है वो निश्चित होता है। जैसे आपके पास अगर 1 लीटर दूध है, अगर वो किसी ग्लास में डाला हुआ है तो ग्लास के आकार का होगा, और वही दूध अगर किसी बॉटल में डाल दिया जाए तो वो उस बॉटल के साइज का हो जाएगा। अब बात करते हैं गैस अवस्था की। इसमें न तो आकार निश्चित है और ना आयतन निश्चित है। जैसे मान लो आपके पास 1 लीटर गैस है, अगर वो आप उस कमरे में अगर डाल देते हो तो वो कमरे के आयतन के अनुसार चेंज हो जाती है। यानी गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। अगर ठोसों की बात करी जाए तो ये असंपीड्य होते हैं, यानी इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता। संपीड़न का मतलब है कि अगर आप दबाव लगाते हो तो उनके कणों का जो मध्य की दूरी है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। जबकि द्रव अवस्था में देखा जाए तो ये संपीड्य होते हैं, यानी इनको अगर किसी सिलेंडर में जैसे मान लो द्रव डाला हुआ है, अगर आप पिस्टन को दबाते हो तो वो संपीड़ित हो सकता है। अगर गैस की बात करें तो ये संपीड़ित होती है। जैसे हमारे पास जो गैस होती है अगर उसे हम कितनी ही सीमा तक यानी एक सीमा तक संपीड़ित कर सकते हैं। अगर बात करें विसरण, विसरण का मतलब होता है बहना, बहने की प्रवृत्ति होती है, उसे हम विसरण कहते हैं। तो ठोसों को अगर हम किसी के पर डाल दें तो बहते नहीं, अर्थात ठोसों में विसरण का गुण नहीं होता है। द्रव को यानी अगर पानी को आप कहीं पे छोड़ दे तो फैल सकता है, तो इसका मतलब द्रव में विसरण का गुण होता है। और गैस, हमें पता है ये गैस बहती रहती है, गैस फैल सकती है, इसका मतलब गैसों में विसरण का गुण सर्वाधिक होता है। ठीक। ठोस अवस्था, वैसे तो देखा जाए तो पदार्थ की जो अवस्था है वो 2 मेजर कारकों, 2 मुख्य कारकों पर निर्भर करती है। जैसे पहला जो कारण है या कारक है उसे हम कहते हैं आकर्षण बल या आणविक आकर्षण बल भी कह सकते हैं, आणविक आकर्षण बल। दूसरा कारण होता है, कारक होता है हमारा ऊष्मीय ऊर्जा। अब ये जो आणविक आकर्षण बल है ये क्या करता है? इसका एक कार्य है कि ये जो कण होते हैं उनको पास पास लाने का कार्य करता है। यानी आकर्षण बल के कारण जो कण होते हैं, कण में हो सकता है परमाणु, अणु अथवा आयन कुछ भी हो, तो उन दोनों को पास में लाने का कार्य करता है आणविक आकर्षण बल। यानी आणविक आकर्षण बल ज्यादा है तो कण पास पास में होंगे। दूसरा है ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा का मतलब ये है कि अगर आप किसी
पदार्थ को या किसी वस्तु को या किसी निकाय को ताप देते हो तो उसके कण दूर दूर चले जाते हैं, उसमें ऊर्जा अगर अधिक है तो कण दूर दूर होंगे। जैसे हम बात करें अगर ठोस की, तो ठोसों में आणविक आकर्षण बल और उसमें ऊर्जा दोनों की बात करें तो आणविक आकर्षण बल अधिक होता है उसमें ऊर्जा की तुलना में, इसीलिए कण पास पास होते हैं। यानी ठोसों में अगर अवस्था देखें, यानी ये दो कारक है, इनकी वजह से किसी भी पदार्थ की अवस्था निर्धारित होती है। जैसे आप नॉर्मल अगर कहें तो हमारे पास अगर बर्फ है, अगर उसका टेम्परेचर कम है उस केस में उसमें ऊर्जा कम होती है, लेकिन आणविक आकर्षण बल ज्यादा होता है। इस वजह से वहां पर जो अवस्था होती है जल की, वो ठोस अवस्था होती है, यानी बर्फ होता है। अगर हम जल की नॉर्मल कमरे के टेम्परेचर पर देखें, यानी 27 डिग्री 28 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर देखें तो द्रव जो हमारा जल है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन अगर हम जैसे टेम्परेचर बढ़ाएं यानी 100 डिग्री सेल्सियस, उस केस में हमारा उसमें ऊर्जा अधिक होगी और आणविक आकर्षण बल कम होगा, तो उस अवस्था में उस समय हमारे पास जो जल है वो गैसीय अवस्था में होगा, यानी वाष्पित अवस्था में होगा। यानी पदार्थ की जो अवस्था है वो इन दो कारकों पर निर्भर करती है। यानी अगर आणविक आकर्षण बल ज्यादा है तो कण पास पास होंगे, उसमें ऊर्जा अगर ज्यादा है तो कण दूर दूर। तो ठोस में देखा जाए तो आणविक आकर्षण बल ज्यादा होता है उसमें ऊर्जा की तुलना में। यहां पर देखा जाए तो लगभग आणविक आकर्षण बल और उसमें ऊर्जा लगभग सिमिलर होते हैं, यानी बैलेंस में होते हैं, तो न ज्यादा कण दूर होते हैं न ज्यादा कण पास होते हैं। और अगर गैसीय अवस्था की बात करें तो उसमें ऊर्जा जो होती है वो अधिक होती है आणविक आकर्षण बल की तुलना में। ठीक, तो ये जो दो कारक हैं इनकी वजह से पदार्थ की अवस्था निर्धारित होती है। आगे हम बात करते हैं कि ठोसों को अलग अलग आधारों पर विभाजित किया गया है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि अवयवी कणों के आधार पर ठोसों को कितने भागों में बांटा गया। यानी पहला जो हमारा वर्गीकरण है ठोसों का, वो किस आधार पर है? अवयवी कणों पर। यानी अवयवी कणों के आधार पर। अब अवयवी कण क्या होते हैं? जैसे आप लोगों ने देखा होगा मकान जो होते हैं वो कुछ अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ मकान ऐसे होते हैं जो ईंट से बने होते हैं, यानी उसमें सारी जो ईंटों का इस्तेमाल किया हुआ होता है। यानी उसमें अवयवी कण पर देखा जाए तो अवयवी कण क्या है? ईंट है। अगर मान लो आपके पास अगर कोई मकान ऐसा है जिसमें सारे पत्थरों का उपयोग किया हुआ है, इसका मतलब वहां अवयवी कण पत्थर है। उसी प्रकार अगर हम ठोसों की बात करें तो अवयवी कण में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है अवयवी कण में अणु हो, परमाणु हो, आयन हो, कुछ भी हो सकता है। तो इनके आधार पर, अवयवी कणों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण किया गया है। तो उसमें पहला देखा जाए तो हमारा है आणविक ठोस। पहला है आणविक ठोस, दूसरा है हमारा आयनिक ठोस, तीसरा है हमारा धात्विक ठोस और फोर्थ है हमारा सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। तो पहले हम बात करते हैं इन सभी ठोसों के बारे में। यानी पहला हमारा आणविक ठोस है, आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है, सहसंयोजक नेटवर्क ठोस है। अब जैसा कि नाम से बताया आणविक ठोस, इसमें हमारा अवयवी कण जो होगा, अवयवी कण, यहाँ पे हम दो बातें लिखेंगे केवल। एक तो इसमें अवयवी कण क्या है, दूसरा इसमें बल कौन कौन सा लगता है। जैसे पहले देखे हम आणविक ठोस में, तो आणविक ठोस में अवयवी कण होता है हमारा अणु, इकाई है अणु। आयनिक ठोस में देखा जाए तो हमारे पास अवयवी कण है आयन, और अगर धात्विक ठोस में देखा जाए तो हमारे पास है धातु परमाणु
और अगर सहसंयोजक ठोस में देखा जाए तो हमारे पास है अधातु परमाणु। अगर हम बात करेंगे बीच में लगने वाले बल की, तो जो आणविक ठोस है उनमें हमारे पास लगता है वान डर वाल्स या हाइड्रोजन बंध। क्लियर। आयनिक ठोस में हमारे पास लगता है कुलामी बल या हम कह सकते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। दासिक ठोस में देखा जाए तो हमारे पास धात्विक बंध होता है और अधातु में देखा जाए तो सहसंयोजक बंध। क्लियर। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं आणविक ठोस। आणविक ठोस का मतलब ये है कि हमारे पास अगर इकाई जो है यानी अवयवी कण है वो यदि अणु है तो उस ठोस को हम कहेंगे आणविक ठोस। और आणविक ठोसों के अंदर जो बल लगता है वो वान डर वाल्स बल लगता है। क्लियर। इनका नॉर्मली देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट यानी क्वथनांक और गलनांक बहुत कम होते हैं और ये मुलायम ठोस है। तो पहले हम इसी की बात करते हैं आणविक ठोस की। तो आणविक ठोस को भी आगे देखा जाए तो तीन अलग अलग भागों में यानी तीन भागों में पृथक किया गया है। आणविक ठोस तीन अलग अलग प्रकार का होता है। पहला होता है अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा हमारे पास होता है ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा हमारे पास होता है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक। तो आणविक ठोस को भी आगे तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। इन सबको पढ़ने से पहले यहाँ पर दो बातें क्लियर होनी चाहिए। जैसे हमने 11वीं क्लास की केमिस्ट्री में हमने पढ़ा रखा है, एक तो होता है हमारे पास विद्युत ऋणता और एक हमारे पास होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो इनको समझने से पहले हमें ये दो पॉइंट क्लियर होने चाहिए। क्लियर। तो हम बात करते हैं इनकी। जैसे मान लो हमारे पास एक परमाणु है, उस परमाणु का ये नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर उसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्लियर। तो अगर इन इलेक्ट्रॉनों को जो आकर्षण करने की क्षमता होती है यानी किसी परमाणु के नाभिक द्वारा उसी के इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु के नाभिक द्वारा उसी के अगर इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करने की क्षमता की बात करें तो उसे हम कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। यानी अगर कोई परमाणु का नाभिक अपने ही इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करने की क्षमता रखता है तो उस क्षमता को हम कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। लेकिन अगर हमारे पास दो परमाणु हैं, यदि हमारे पास दो परमाणु हैं और दोनों परमाणु के बीच में अगर किसी सहभाजन से इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन होता है तो ये सहभाजित इलेक्ट्रॉनों को आकर्षण करने की क्षमता यानी जो बंध बन चुका है उस बंध के इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करने की क्षमता को कहते हैं विद्युत ऋणता। क्लियर। यानी बंध के इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करने की क्षमता को विद्युत ऋणता और अपने ही परमाणु के यानी अपने ही इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करने की क्षमता को कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो हम बात करते हैं एक-एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं? देखा जाए तो इन आणविक ठोसों में दो बातें क्लियर है। पहली बात, इनमें दुर्बल
वान डेर वाल्स या लंदन बल दुर्बल वान डेर वाल्स या लंदन बल होता है। अब होता क्या है, जैसे अगर हमारे पास कोई परमाणु उसी के समान विद्युत ऋणता वाला कोई और परमाणु अगर जुड़ता है तो उन दोनों के बीच में जो बल लगता है उसे हम कहते हैं अध्रुवीय आणविक बल या फिर दुर्बल वान डेर वाल्स बल या लंदन बल कहते हैं। क्लियर? जैसे हम कह सकते हैं अगर हमारे पास एक क्लोरीन है, उस क्लोरीन परमाणु के पास में दूसरा क्लोरीन परमाणु आता है तो उन दोनों के बीच में एक दुर्बल वान डेर वाल्स बल बनता है, दुर्बल वान डेर वाल्स बनता है और इस ठोस को हम कहते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। तो इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास हो सकता है Cl2, Br2, H2 और कभी-कभार CH4 भी लेते हैं। CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणता है वो सिमिलर है, सो हम इसके अंदर डाल सकते हैं। और कुछ हमारे पास उत्कृष्ट गैसों का परिवार जैसे आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन ये भी इसी के अंदर आते हैं। तो ये एग्जांपल थोड़े इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके गुणों की बात करें तो मैक्सिमम देखा जाए तो ये मुलायम होते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोसों की प्रकृति की बात करें तो ये मुलायम होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी विद्युत का चालन करते नहीं। विद्युत के कुचालक इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता है, जिसके कारण ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो अध्रुवीय आणविक ठोस में जो परमाणु होते हैं एक जैसे परमाणु होते हैं, उनके बीच में दुर्बल वान डेर वाल्स बल पाया जाता है, यानी लंदन बल पाया जाता है। इसके कुछ एग्जांपल है Cl2, Br2, H2, CH4, आर्गन, ये मुलायम प्रकृति के होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं और इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है, गलनांक क्वथनांक वो दोनों निम्न होता है, क्वथनांक न्यून होता है, यानी कि इनके गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो ये निम्नतम होते हैं, ये थोड़े वाष्पशील भी होते हैं। अब हम बात करते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस की। तो ध्रुवीय आणविक ठोस में क्या होता है कि अगर हमारे पास दो परमाणु है और दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता में अंतर है, क्लियर? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक हाइड्रोजन परमाणु है और एक क्लोरीन परमाणु, दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर है। तो विद्युत ऋणता में अंतर है तो जिसकी विद्युत ऋणता अधिक है, जैसे क्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पे प्लस चार्ज आ जाता है। तो ये दोनों ध्रुवित हो जाते हैं। ध्रुवित होने के बाद में इन दोनों के मध्य जो आकर्षण बल लगता है उसे हम कहते हैं, वो भी एक वान डेर वाल्स बंध होता है लेकिन इसकी तुलना में ज्यादा मजबूत होता है, उसे हम कहते हैं प्रबल वान डेर वाल्स बंध। ये अब देखा जाए तो इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं SO2। ये इसके कुछ एग्जांपल है अध्रुवीय आणविक ठोस के, ध्रुवीय आणविक ठोस के। इसमें क्या होता है, दो परमाणु जिनकी विद्युत ऋणता समान है, उन दोनों में विद्युत ऋणता के अंतर के कारण दोनों पे ध्रुव बन जाते हैं, एक पे बन जाता है नेगेटिव यानी ऋणात्मक और एक पे आ जाता है धनावेश, और इन दोनों के बीच में जो वान डेर वाल्स बंध लगता है उसे हम प्रबल वान डेर वाल्स बंध कहते हैं। और ये जो अन्योन्य क्रिया होती है इसे द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया भी कहते हैं, इसे हम कहते हैं द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। और इसके कुछ एग्जांपल हैं HCl, HBr, SO2। अगर इसके कुछ गुणों की बात करें तो हम कह सकते हैं ये भी मुलायम होते हैं, यानी कि मैक्सिमम प्रवृत्ति गुण जो होते हैं वो इसी के समान होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक, ये भी वाष्पशील होते हैं, गलनांक क्वथनांक इनका भी न्यून होता है। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस की। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। जैसे अगर हाइड्रोजन
किसी ऐसे परमाणु से जुड़ा है जो इससे ज्यादा विद्युत ऋणी है। जैसे इससे विद्युत ऋणी की बात करी जाए, हाइड्रोजन से ज्यादा विद्युत ऋणी है एक तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। यदि हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी परमाणु से जुड़ा हुआ है, जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास ये हाइड्रोजन है और ये फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, तो दोनों के बीच में एक मजबूत बंध बन जाता है। और जब ये किसी दूसरे ऐसे ही अणु से जुड़ता है, जैसे ये HF से जुड़ गया, तो ये हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आता है और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तब इन दोनों के बीच में जो आकर्षण करके एक दुर्बल बंध बनता है, इसे हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो हाइड्रोजन बंध से बनने वाले ठोसों को, आणविक ठोसों को हम हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जांपल है, HF, H2O आदि। अगर इनकी बात करें तो हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोसों का क्वथनांक गलनांक भी न्यून होता है। क्वथनांक गलनांक न्यून होता है, ठीक। और मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो होती है वो इनके सिमिलर ही होती है, ठीक। तो आगे हम बात करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अगर हम बात करें आयनिक ठोसों की, तो आयनिक ठोसों में बेसिकली होता है हमारे पास आयंस होते हैं। आयंस हमारे पास एक तो होता है धन आयन और दूसरा होता है ऋण आयन। तो अगर हमारे पास कोई धन आयन है और कोई ऋण आयन है, धन आयन ऋण आयन के बीच में एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है, तो वो जो ठोस होते हैं उनको हम आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल है, जैसे NaCl, KBr, MgCl2, तो ये हमारे पास कुछ आयनिक ठोसों के उदाहरण हैं। आयनिक ठोसों में देखा जाए तो हमारे पास, जैसे आप लोगों को पता होगा कि सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी हमारे पास यदि नमक है, सॉल्ट वाटर मींस नमक है, अगर नमक का पानी है तो नमक का पानी विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है, सुचालक होता है। लेकिन अगर ठोस अवस्था में देखा जाए तो विद्युत का कुचालक होता है। यानी सारे आयनिक ठोस ही ऐसी प्रकृति के होते हैं, यानी ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ठोस अवस्था में कुचालक, विद्युत के कुचालक तथा गलित अवस्था में सुचालक, और गलित अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। देखा जाए तो जैसे हमारे पास अगर नमक का ढेर है तो आपने देखा होगा कि उसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, यानी वो भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं। ये सारे ठोस जो होते हैं वो भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं, भंगुर। इनका अगर क्वथनांक और गलनांक देखा जाए तो उच्च होता है, क्योंकि NaCl में अगर NaCl को तोड़ना है तो आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं। और देखा जाए, जैसे अगर हम NaCl की बात करें, अगर NaCl को हम अगर वेपराइज करते हैं तो उसके थ्रू में बहुत सारी चीजें मिल सकती है, जैसे NaOH मिल सकता है और हमें मिल सकता है H2O मिल सकता है। तो ये कुछ बातें हैं आयनिक ठोसों से रिलेटेड, क्लियर। अब हम बात करते हैं धात्विक ठोसों की। तो धात्विक ठोसों में देखा जाए तो धातु परमाणु होता है। अब इसको थोड़ा एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे धात्विक ठोसों में होता क्या है, ये धातु परमाणु का जो नाभिक है, यानी इसका नाभिक कुछ इस तरीके से होता है, उसके इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से होते हैं। जो बहुत सारे परमाणु आपस में पास में होते हैं तो कुछ इस अवस्था में डायग्राम बनता है, कुछ इस तरीके की स्थिति वहां पर पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे ये सारे रेड कलर में धातु के परमाणु का नाभिक है
और ये जो ब्लैक कलर में जो आपको डॉटेड दिख रहे हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो धातु परमाणु में जो नाभिक है वो चारों ओर से इलेक्ट्रॉनों के समुद्र के द्वारा घिरे हुए होते हैं, और जहां पर इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं वहां आपको पता है विद्युत का चालन होता है। यानी धात्विक परमाणुओं के बीच में धात्विक बंध होता है और ये विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। दूसरी बात अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये धातु परमाणु की जो नाभिक है इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से घिरे हुए होते हैं। क्लियर? अगर और देखा जाए तो चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मुक्त है इस वजह से यहाँ पर ये ऊष्मा का भी संचालन करते हैं, यानी ऊष्मा का संवहन होता है, ऊष्मा का संवहन होता है। अगर हम उनकी बात करें तो धातुओं की जो प्रॉपर्टी है, यानी आप लोगों ने भी देखा होगा क्वथनांक गलनांक उच्च होते हैं, तन्य प्रकृति के होते हैं, चमकीले होते हैं, तो वो सारी प्रॉपर्टीज इसमें लिख सकते हैं, सारे गुणधर्म लिख सकते हैं। चमकीले होते हैं, तन्य होते हैं, आघातवर्धनीय होते हैं। और देखा जाए जो धात्विक ठोस है धात्विक ठोसों का जो क्वथनांक गलनांक है, क्वथनांक गलनांक वो उच्च होता है। क्लियर? अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो Fe आयरन, कॉपर, Ag सोना, Ag चांदी, Au अरम सोना, और ऐसे बहुत सारे धातु है परमाणु आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये विद्युत का संचालन करते हैं और ये बेसिक इनमें प्रॉपर्टी पाई जाती है, गलनांक क्वथनांक उच्च होता है और इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। जहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टी आ जाती है, जैसे चुंबकीय गुणधर्म शो करते हैं कि प्रॉपर्टी आ जाती है, मतलब गुण आ जाते हैं, और ये सारी बातें विद्युत का सुचालन है, ऊष्मा का सुचालन है। ठीक, अब हम नेक्स्ट सहसंयोजक नेटवर्क ठोस के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस की, तो हमारे पास जो अधातु परमाणु होते हैं, जैसे हमारे पास मान लो कार्बन है, तो अधातु परमाणु के बीच में सहसंयोजक बंध बनता है। यानी अधातु परमाणु के बीच में अगर सहसंयोजक बंध बनता है, नॉर्मल लेवल पर नहीं बनता, अधातु परमाणुओं के साथ जो सहसंयोजक बनता है वो बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। जैसे मान लो अगर कार्बन के साथ में अगर बॉन्ड बन रहा है तो कार्बन कार्बन के साथ में बहुत बड़ा बॉन्ड बनता है, यानी बहुत लंबी विस्तारित रूप में चला जाता है, और वो जो पैटर्न होता है वो भी फिक्स होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ग्रेफाइट, ठीक, तो ग्रेफाइट, तो इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे हमारे पास ग्रेफाइट है और हमारे पास क्वार्ट्ज है। क्वार्ट्ज का फॉर्मूला आपने देखा होगा, जैसे SiO2। क्लियर? इसके अलावा आप लोगों ने इसके कुछ एग्जांपल में देखा होगा, तो ग्रेफाइट है, उसके बाद में हीरा है, डायमंड है। ठीक है, ये कुछ इसके एग्जांपल है। बेसिकली होता क्या है, अधातु परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध पाया जाता है और एक विशाल नेटवर्क बनाते हैं, विशाल नेटवर्क बनाते हैं। यानी अधातु परमाणु के सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़कर बहुत लंबी संरचना बनाते हैं, जिसमें पैटर्न जो होता है वो निश्चित होता है, तो उन्हें हम सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस कहते हैं। ये इसके कुछ एग्जांपल हैं। अगर इनकी बेसिक प्रॉपर्टी की बात करें तो विद्युत का चालन कुछ मैक्सिमम तो देखा जाए तो विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। परंतु अगर ग्रेफाइट देखा जाए तो ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ग्रेफाइट विद्युत का संचालन या विद्युत का चालन करता है, विद्युत का चालन करता है, जो कि हमारे पास क्या है, एक अपवाद है। ये हमारे पास एक अपवाद है। क्लियर? तो ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है, एक प्रकार का अपवाद है। मैक्सिमम इसके जो पदार्थ होते हैं विद्युत का कुचालक, विद्युत के कुचालक होता है। इनका गलनांक क्वथनांक इनका भी उच्च होता है। क्लियर?
तो आज के लिए इतना ही। आगे हम इसके पैटर्न के बेसिस पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे और इसके बाद में हम यूनिट सेल वगैरह इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।